व्यूअर्स, जिस तरीके से कल मैच शुरू होगा इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 5th टेस्ट मैच, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जो है इस टेस्ट मैच की हाइप है, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड को बहुत बड़े दो झटके लगे हैं। उनके जो दो मेन प्लेयर हैं वो प्लेइंग 11 से ही आउट हो गए हैं। इसमें जो नाम आ रहे हैं वो ये है कि बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर दोनों जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। जो प्लेइंग 11 आई है इस वक्त क्रिक बस पर जो इंग्लैंड की तरफ से, उसमें ये दोनों प्लेयर टीम का हिस्सा नहीं है। इनकी जगह जो दूसरे प्लेयर शामिल हुए हैं, एक जैकब बीथल आए हैं, इसके साथ साथ जो है वो गैस एटकिंसन आए हैं। लेकिन यहीं तक बात नहीं रुकती, ब्राइडन कार्स भी कल के मैच में शामिल नहीं होंगे। उनके लिए उनकी जगह जो खेलेंगे जॉश टंग खेलेंगे, और इसके साथ साथ लाइम डॉसन की जगह भी जेमी ओवरटन खेलेंगे। तो अगर आप देखें तो इंग्लैंड की सारी बॉलिंग ही चेंज नजर आएगी कल के मैच में आपको। और सिर्फ एक बॉलर क्रिस वोक जो है वो साथ होंगे, जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि वो तो डेफिनेटली कल का मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दिए पिछले मैच में। तो वो तो लाजमी तौर पर इस मैच से अवॉइड करेंगे, लेकिन वही टीम में बस रह गए हैं। बाकी सारे लड़कों की जगह जो है रिप्लेसमेंट होगी। आप देखें, जोफ्रा आर्चर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ब्राइडन कार्स को रिप्लेस कर दिया, जाहिर है चाहे वो इंजरी की वजह से किया है। इसी तरीके से बेन स्टोक्स को रिप्लेस कर दिया गया। तो अब इनकी जगह जो प्लेयर आ गए हैं, जरा टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल बदल सा गया है। बैटिंग में अगर बात की जाए तो बैटिंग तो मोरलेस वही है। जैकब बीथल जो है वो बेन स्टोक्स की जगह आए हैं। बैटिंग में मैं समझता हूँ वो बेहतर खेल सकते हैं। अब बॉलिंग में कैसी बॉलिंग करेंगे, जाहिर है वो चीज़ तो नहीं कर सकते जो बेन स्टोक्स से हासिल थी, कि बेन स्टोक्स तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहाँ वहाँ टीम को आगे विकेट निकाल के देते थे। अब देखना है, कल इम्तिहान होगा इंग्लैंड का। और उसके साथ साथ अगर ऐसा इधर ही नहीं, अगर आप दूसरी साइड देखें इंडिया की, वहां पर भी यही प्रॉब्लम्स हैं। बुमराह जो है वो कल के टेस्ट में अपेयर नहीं होंगे। जहर ऋषभ पंत के बारे में जैसे है वो भी अपेयर नहीं होंगे। तो ये दो तो मेजर इंजरीज उनको भी हैं, और ये दोनों प्लेयर जो है वो टीम का हिस्सा नहीं है। अब इनकी जगह खेलता कौन है, जहर ऋषभ पंत की जगह तो ध्रुव जुरल डेफिनेटली खेलेंगे। और अगर जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो उसकी जगह खेलने को जो है वो अर्शदीप सिंह खेल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांस है अंशुल कबूल की जगह तो आकाशदीप खेलेंगे। तो इंडिया को मैं फिर भी समझता हूँ इतना प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगा कि इंडिया पहले ही एक टेस्ट मैच बुमराह के बगैर खेल चुका है, और ऋषभ पंत पिछले 2 टेस्ट मैच से खेल जरूर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से पार्ट प्ले नहीं कर पा रहे, इसलिए कि वो अनफिट हो जाते हैं बीच में ही टेस्ट के। तो वो कहीं ना कहीं मैच हैंडल कर लेंगे। इसलिए मुझे कल के मैच में लगता है कि इंडिया का एक एडवांटेज रहेगा। और जिस तरीके से, क्योंकि जो मेन प्लेयर हैं, बैकबोन है इंग्लैंड की, बेन स्टोक्स, और वो जो है कल के मैच में इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। अब देखते ये हैं कि पिच किस तरीके का बिहेव करेगी। देखें, ओवल की पिच जो है वो कोई बहुत ज़्यादा सीमर फ्रेंडली नहीं होती। अर्ली ऑन थोड़ा बहुत स्पिनर के लिए मदद होता है, फिर स्पिनर आकर अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो उसमें जहां तक इंडिया के पास बेहतर स्पिनर है। इंडिया अगर पहले बैटिंग कर अच्छा रन लगाएगा तो डेफिनेटली इंडिया को एडवांटेज रहेगा, क्योंकि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास उस तरीके की पेस अटैक भी नहीं है और उस तरीके का स्पिनर भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कल के मैच में जो 5 दिन का खेल होगा उसमें इंडिया जो है वो डाउन जाएगा। मुझे लगता है कि इंडिया वाज़ेह तौर पर डोमिनेट करेगा, और इंडिया को करना चाहिए और सीरीज जीत कर ये टेस्ट मैच बराबर करना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है। अब आप जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज भी शुरू हो रही है T20, और पहला T20 जो है वो फ्राइडे सुबह 5 बजे खेला जाएगा लॉर्डर हिल में। अगर इस ग्राउंड की बारे में बात की जाए व्यूअर, तो ये ग्राउंड ऐसा है कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मैचेस तो खेले नहीं जाते, लेकिन जितने भी मैचेस खेले गए हैं उनमें ज़्यादातर जो टीम बैट फर्स्ट करती है उसको एडवांटेज रहता है। बैट सेकंड करना ज़्यादा मुश्किल होता है इस विकेट पर। लेकिन जिस तरीके से स्टैट साइंस के उसमें यह है कि यहाँ पर 2 विकेट है। एक विकेट ऐसा है जहाँ पर रन्स बनता है और एक पर रन्स नहीं बनता। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ इसे होस्ट कर रहा है, तो उन पर डिपेंड करेगा वो किस तरह की पिच प्रोवाइड करते हैं। वेस्ट इंडीज़ की अगर अपनी कारकर्दगी देखी जाए तो आप देखेंगे वो ऑस्ट्रेलिया से 5-0 हार के आ रहे हैं। उधर पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान 2-1 बांग्लादेश से हार रहा है। तो दोनों की हालत मोर और लेस सेम ही है। वेस्ट इंडीज को एडवांटेज ये है कि 5 T20 में उनके प्लेयर्स ने रन्स किया है। सिर्फ उनका मसला जो पिछले इतने अरसे से चला चला आ रहा है वो उनकी पुअर बॉलिंग है। उनके जो बॉलर हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो कोई भी रन्स डिफेंड कर पाएँ, खासतौर पे उन टीम्स के अगेंस्ट जिनके पास हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। पाकिस्तान जो है इस किस्म की क्रिकेट में लैग करता है। भी कुछ अरसे से पाकिस्तान ने अपना इंटेंट चेंज तो किया है, लेकिन वो उस तरीके से पाकिस्तान अभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया। और जिस तरीके की यूएसए की पिच होती है, अगर वो पिच बॉलिंग होगी तो मैं समझता हूँ हमें ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हमारे लड़के फिर भी जैसे तैसे खेल के रन्स बना लेंगे। वेस्ट इंडीज से रन्स नहीं बनेगा अगर पिच बॉलिंग होगी, लेकिन अगर पिच बैटिंग होगी तो फिर उसका एडवांटेज जो है वो वेस्ट इंडीज़ को होगा, इसलिए कि उनके लड़के ज़्यादा हार्ड हिटिंग है, ज़्यादा तेज़ खेलते हैं। क्योंकि आप देखें ना, ब्रैंडन किंग फॉर्म में है, शाय होप है, उसके अलावा रदरफोर्ड ने भी बेहतर खेला हुआ है, रोवन पावल हैं, रोस्टन चेज हैं। तो ये लड़के बेहतर ही खेलते हैं सारे। तो अब अगर इनको मौका मिलेगा, एक बैटिंग सरफेस मिलेगी, तो ये ज़्यादा रन बनाएंगे।
तो पाकिस्तान के पास, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज भी वो पावर हिटिंग लैक करती है, 2-3 प्लेयर्स के अलावा हम उसमें स्ट्रगल करते हुए वाज़ेह तौर पे दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर आप देखें ना कि अगर हम अपनी प्लेइंग 11 पर एक नज़र डालें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये है कि फ़खर जमान और साइम अयूब, ये 2 ओपनिंग हमारे पेयर में है जाते हैं लड़के। अब ज़ाहिर है जिस तरीके से साहिबजादा फरहान खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद फ़खर जमान की जगह साहिबजादा फरहान खेलेंगे, और वन डाउन पोजीशन के लिए मोहम्मद हारिस होंगे, और टू डाउन के लिए जो है वो हसन नवाज होंगे, और नंबर 5 पे सलमान अली आगा खेलेंगे, नंबर 6 पे खुशदिल शाह होंगे, नंबर 7 पे फ़हीम अशरफ होंगे, नंबर 8 पे जो है वो शहीनशाह अफरीदी होंगे, नंबर 9 पे आप देख लें तो इब्रार अहमद होंगे, और इसी तरह नंबर 10 और 11 में ज़ाहिर है उसमें हारिस रऊफ़ होंगे और हसन अली हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा चांस है इसी तरीके से जाएगा। अगर उन्होंने अपनी स्पिन को और बेहतर करना होगा तो हो सकता है हसन नवाज जो है वो किसी की जगह आ जाए खेलने के लिए। मोहम्मद नवाज जो बॉलर है लेफ्ट आर्म, उनको खिलाया जा सकता है। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान की अगर आप बैटिंग देखें तो जो टॉप प्लेयर हैं जिनमें साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ये तेज़ खेलते हैं, इसके अलावा हसन नवाज खेल लेते हैं। मोहम्मद हारिस का मसला ये है कि तेज स्लो की बात नहीं, उनके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इनकंसिस्टेंसी, वो रन्स नहीं कर पाते ज़्यादा। मतलब अगर 5 मैच खेलेंगे तो एक में रन्स करेंगे। सलमान अली आगा का ये है कि पीछे तो बैट पैच चल रहा है, कोई अच्छा खातिर खा नहीं खेल सके, लेकिन उनके अंदर कैपेसिटी है, वो शॉट खेल लेते हैं। लेकिन अगर आप खुशदिल शाह को देखें वो भी फंसे फंसे खेलते हैं, फ़हीम अशरफ को देखें वो भी, क्योंकि इनके कंपैरिजन में अगर आप वेस्ट इंडीज़ की टीम को देखें ना तो वेस्ट इंडीज़ के पास जो प्लेयर हैं वो शॉट खेलने में उन्हें कोई मसला नहीं है। उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम होती है कि उनके बॉलर उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते जिस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वरना उनकी बैटिंग डेप्थ भी ठीक है। आप देखें ब्रैंडन किंग ओपनिंग पर आते हैं, ब्रैंडन किंग ज़बरदस्त खेलते हैं, शाय होप खेलते हैं, हिटमायर खेलते हैं, रदरफोर्ड है वो खेलते हैं, रोवन पावल खेलते हैं, रोस्टन चेस खेलते हैं। 6 तो लड़के यही हैं सीधे सीधे। इसके अलावा जेसन होल्डन है, इसके अलावा रोमारियो शेफर्ड हैं, मैथ्यू फोर्ड हैं। तो ये सारे 8-9 लड़के खेलते हैं। उसके अलावा अकील हुसैन खेल लेंगे, मोती खेल लेंगे। तो उनके पास स्पिनर भी बुरे नहीं है और उनके पास बैटिंग बुरी नहीं है। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम पिछले कुछ अरसे से उनके सामने कुछ दबे दबे खेलते हैं उनके बॉलर्स को, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री उठाएं तो जब भी पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ का टूर किया है तो पाकिस्तान उनके सॉइल पर जाकर या वेस्ट इंडीज़ में जाकर, या वेस्ट इंडीज़ जब भी होस्ट करता है सीरीज तो पाकिस्तान वो सीरीज हारा ही नहीं। पाकिस्तान ने एक दफ़ा उन्हें 2-0 हराया, एक दफ़ा 3-0 हराया, इस तरह एक दफ़ा 4 मैच खेलने थे, एक ही हुआ उसमें भी हरा दिया। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद फंसा फंसा खेलेगा उनके सामने। उसकी वजह यही है कि उनके लड़के खेलते तेज़ हैं, तो वो जब पाकिस्तान के ऊपर अटैकिंग क्रिकेट खेली जाती है तो हमारे से उसको हैंडल नहीं किया जाता। बॉलिंग तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मुकाबले में बेहतर लेकर जा रहा है, सारे अपने पेसर लेकर जा रहा है। अब देखना ये होगा कि वो पिच कैसी होती है। अगर पिच का जो प्रीवियस बिहेवियर देखा जाए वो तो बड़ा ख़तरनाक रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान आयरलैंड का मैच हुआ था, 111 पाकिस्तान 18 ओवर में जाकर चेज़ किया था, तो वहाँ पर रन्स बनाना बहुत मुश्किल था। अगर पिच उस तरीके की होगी तो मैं समझता हूँ फिर हमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के लड़कों ने तो आगे ब्लाइंडली खेलना है, तो उसमें वो जल्दी निकल जाएंगे, तो हम उनके अगेंस्ट जो है ना बेहतर स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं और उन्हें हरा भी सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया और इंग्लैंड के मैच की प्रेडिक्शन की जाए तो मुझे लगता है इंडिया जो है वो फेवरेट है और इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच में मैं समझता हूँ कि 50-50 है, क्योंकि दोनों का कुछ पता नहीं चलता, दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म है और दोनों का जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है दोनों टीम्स की। तो देखते हैं कि क्या होता है T20 मैच में और कल टेस्ट मैच में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।